रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना संकट जारी है और कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आया है। सिर्फ संक्रमित मरीजों के इलाज का ही मामला नहीं है, अर्थव्यवस्था भी जो है काफी बीमार पड़ चुकी है इस कोरोना संकट के चलते। यही है हमारा विशेष लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था। इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये देखिए एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन ने देश के साथ साथ राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है। 25 मार्च के बाद से ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के तीसरे फेज में केंद्र ने कई इलाकों में कुछ छूट तो दी है, वहीं कई स्थानों पर बाजार खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब इसके साथ नई बहस ने भी जन्म ले लिया है। कई राज्यों ने अपने यहाँ शराब की बिक्री शुरू कर दी। इसे सीधे तौर पर राजस्व के तौर पर देखा जा रहा है, पर क्या ये फैसला सही है? वहीं नागालैंड, असम, मेघालय के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर दाम बढ़ा दिए। लॉकडाउन के दौरान टैक्स से राजस्व तो बढ़ेगा, पर मौके की नजाकत के हिसाब से क्या यह फैसला सही है? क्या लॉकडाउन में राजस्व जुटाने के लिए शराब की बिक्री और पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाना राज्य सरकारों की मजबूरी बन गया है? दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया, जबकि डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹1.67 प्रति लीटर और डीजल ₹7.10 प्रति लीटर महंगा हो गया है। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ रही है। चलिए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। अधिकतर उद्योग बंद हैं, देश में बेरोजगारी है, फसल तैयार है, बेच नहीं पा रहे किसान, निर्यात ठप पड़ा है, राजस्व में कमी आ गई है, वस्तुओं की मांग के चलते बढ़ेगी महंगाई, कुछ वस्तुएं पहुंचने से पहले ही खराब हो रही हैं। कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से जहां एक ओर लोगों के स्वास्थ्य पर संकट छाया है, तो दूसरी ओर पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में राजस्व घाटे को कम करने के लिए शराब बिक्री, पेट्रोल डीजल पर टैक्स जैसे फैसले कितने सही हैं, बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। और इस पर चर्चा के लिए इस चर्चा का आगाज करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। रिजवान जी। धन्यवाद अविनाश जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी अभी हमारे दर्शकों को। इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर मोहन यादव वरिष्ठ विधायक हैं, शहरयार खान कांग्रेस से हैं, और साथ ही शशिकांत त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार और अर्थशास्त्र के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शशिकांत, आपसे ही शुरू करता हूं। बताइए, क्या देख रहे हैं? शराब शुरू हो गई, पेट्रोल और डीजल महंगा होने लगा जी। राज्य सरकारों के पास क्या लगता है आपको, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? केंद्र से जो उनका हिस्सा है वो अभी तक उन्हें मिला नहीं, टैक्स वसूली रुक गई है। इन सारी परिस्थितियों में अब राज्य सरकारों के पास ऐसे समय में क्या विकल्प है, और ये जो चीजें शुरू की जा रही है खासतौर पर शराब, इसको लेकर क्या फायदा और क्या नुकसान आप देखिए? देखिए रिजवान भाई, अभी स्थिति बहुत खराब है, और मैं शायद बहुत खराब जो शब्द कह रहा हूं ना, वो इससे भी खराब है। तो उसका कारण ये है कि हमारे पास जो सरकारों की बोरोइंग लिमिट है, जीएसडीपी का 7% पब्लिक के पास है, 2% जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास होता है, और लिमिट जो सरकार के पास है 5% केंद्र का और 3.5% चलो लगा ले राज्य का, तो ऐसे 8.5% है, और वो हम क्रॉस कर चुके हैं कई राज्य। और अगर आप, मुझे जो लग रहा है संकट ये कि जून के महीने में सरकार तनख्वाह बांट भी पाएगी कि नहीं, पहला संकट तो ये है, क्योंकि कमाई कहीं से कुछ नहीं है, जीरो है इस समय। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ये कह देती है कि वो आपात स्थिति में, ये बात मैं किसी पार्टी को लेकर के नहीं कह रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं और केंद्र सरकार में ये सबको सब पता है। तो संकट ये है कि हमारे पास विकल्प जो है राज्य के पास, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बार बार एक बात आ रही है कि हम नोट छाप लेंगे। आप जैसे ही नोट छापेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो पैसे वापस करना शुरू कर देगा, विड्रॉ कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि वो उसका मनी जो है वो डिवेल्युएट होगा, अवमूल्यन होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो वो आपके देश से पैसा निकाल लेगा, तो आपकी बोरोइंग लिमिट और घट जाएगी और हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बंद है,
आपके यहाँ सामान नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग एक अलग चीज होती है, उसमें सामान होता है, फिर भी वो आदमी जबरदस्ती ज्यादा पैसे लेता है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि मान लीजिए एक ही पैकेट है खाने का, तो वो उसको एक ही बार बेच पाएगा, 10 बार नहीं बेच पाएगा, उसके पास सामान नहीं है। दूसरा संकट ये है, तो सरकार के पास अगला विकल्प है कि आर्थिक आपात लगा दें। आर्थिक आपात जैसे ही आपने लगाया, वैसे ही कोई आप में पैसा नहीं देगा आपको। कोई भी गरीब आदमी को भी उसको पता होगा इसके पास पैसे नहीं है, तो आपको कोई आज के मार्केट में नहीं देगा, वो गया जमाना। तो सरकार के पास बहुत गंभीर समस्या है। गंभीर शब्द भी बहुत मैंने हल्का बोला है कि अभी किया क्या जाए। फिर बैंकों की इनकम अभी कुछ नहीं है, तो लिक्विडिटी की क्राइसिस है। क्यों है? क्योंकि पब्लिक के पास मनी है, और अगर पैनिक होकर के पब्लिक भी विड्रॉ करने लगे, बहुत सारा तो कर चुकी है, तो फिर सरकार के पास ऑप्शन कुछ बचेंगे नहीं। ये सरकारें सोच नहीं रही हैं, अब ये पता नहीं किस काम में लगी हुई हैं। कोरोना से निपटने के लिए बाकायदा गणित के समीकरण लगाने पड़ेंगे, बहुत समझदार लोगों को बुलाना पड़ेगा। उसमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये फला पार्टी का है, ये इस सोच का है, वो उस सोच का है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सब विद्वानों को बुलाना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, किसी का कोई भी आइडिया है आपको लेना पड़ेगा, तभी आप इस संकट से बाहर आ पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है बाहर आ पाना। मैं आपके पास लौटूंगा। राज्य सरकारों के पास क्या विकल्प है, ये जरूर समझूंगा आपसे आगे। शहरयार खान, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी की बात हुई है अभिजीत मुखर्जी से, इससे पहले भी वो बात कर चुके हैं पूर्व गवर्नर से, तो क्या ये बात ही करनी है? सरकार को कोई सुझाव देना है या फिर आलोचना करनी? देखिए, शशि जी ने जो बात बोली वो बहुत गंभीर बात है। इस वक्त देश में और प्रदेशों में जो आर्थिक स्थिति है, उसका अगर मैं बोलूं, बिल्कुल तार्किक आकलन किया है तो गलत नहीं है। अब यहां पर दिक्कत ये शुरू होती है, जो केंद्र में बीजेपी सरकार है, वो विपक्ष की आवाज तो सुनना चाहती नहीं है। अगर ये आवाज सुनी होती और 12 फरवरी को जैसे राहुल जी ने चेताया था, अगर उसको हल्के में नहीं लिया गया होता और ये नहीं समझा होता कि ये विपक्ष की बात है, ऐसा नहीं है, ये इसको नंबर गेन हो जाए, तो शायद आज हमारे देश में हम और देशों से बेहतर स्थिति में होते। और अभी भी वक्त रहते आर्थिक मोर्चे पे आज भी जैसे राहुल जी ने जो संवाद किया, उसके अभी निचोड़ यही है कि विपक्ष अपने तौर पे अगर सरकार को कोई सलाह देता है, सोनिया जी और विपक्ष के अन्य दलों ने जो मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। अब उसको कितना माना कितना नहीं माना, और ये तो देखिए जब से 2014 से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, तो इनके पास आर्थिक मोर्चे पे क्राइसिस रहा है। इसी की वानगी है कि देश में बेरोजगारी की दर से लेकर महंगाई की दर को ये 6 साल बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। राज्यों के पास क्या विकल्प है, केंद्र के पास क्या विकल्प है, क्या होना चाहिए, उस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल जरूर। देखिए रिजवान जी, ये कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है, हमारा देश भी जूझ रहा है, लेकिन अच्छा शासक वो होता है मेरी नजर में, अगर वो कोई आने वाली विपदा के लिए समय से पहले, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने और राजस्थान ने, पंजाब ने ये उदाहरण पेश करे हैं, उन्होंने अपने समय रहते इस बीमारी की गंभीरता को समझा, इसके जो प्राइमरी स्टेप लेना थे वो लिए, और आर्थिक मोर्चे पे जितना उनको काम कर सकते थे इस स्थिति में वो कर रहे हैं। आज देखिएगा छत्तीसगढ़ में इस माहौल में भी उनकी जो जीडीपी है वो बढ़ी है बाकी देश के मुकाबले। तो दिशा और दशा ये हमारे प्रदेश या देश के मुखिया को तय करना होता है। अब बात रही जीडीपी, अब बात हुई आर्थिक मोर्चे पे। हमारे यहाँ जबकि व्यापारी, परसों भी मेरे पास इंदौर से कुछ व्यापारियों के डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन आई कि वो सरकार के साथ इसका विरोध जता रहे हैं। कल 11 बजे एक मीटिंग बुलाई मंत्रालय में, वो मीटिंग से पहले ही वो आदेश जारी कर दिए गए। तो ये सिर्फ लीकर बेच के हम इस बीमारी से जो प्रदेश लड़ रहा है उससे पैसा अर्न कर लेंगे, तो आप ये सोचिए कि जो अभी तक 42 दिन में हमने लॉकडाउन से फायदा उठाया है और हम ये हमारे यहाँ इसको कंट्रोल करा गया है, वो तो आपके हाथ से निकल जाएगी।
अब आप जीएसटी भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ पे, और इसी का उदाहरण लें कि कल जब पूरे देश में लीकर बिका तो उसका क्या हाल हुआ, सबने देखा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग वहां पर धज्जियां उड़ गई। अब एक तो करेला वो भी नींद चढ़ा, जब लोग महामारी से परेशान हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उसमें आप टैक्सेस बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। थोड़ा रुक जाएगी डॉक्टर मोहन यादव, अपेक्षाएं आपकी और आपसे ही है, इसलिए कि अब तो मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन है, देश के बहुत जगहों पर डबल इंजन है, और केंद्र राज्यों में समन्वय बहुत जरूरी है। और ऐसे समय में आर्थिक मोर्चे पर गंभीर संकट है। मजदूर अलग अलग जगह से पलायन कर रहे हैं, उन्हें लाने की व्यवस्था की जाए, तो अब जब काम शुरू होगा तो वहां मजदूर नहीं मिलेंगे, जाहिर है सप्लाई नहीं होगी, निर्माण नहीं होगा, और बहुत तरह की चीजें जो शशिकांत त्रिवेदी अभी कह रहे थे। और राज्य सरकारों के पास तो वो सीमित चीजें हैं जो वो अड़ गए थे, जीएसटी में शामिल नहीं होने दी थी उन्होंने, वही सीमित चीजें उनके पास है। केंद्र भरोसा दिला रहा है, चिंता मत कीजिए, आर्थिक कोई संकट नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही हैं, निकलेंगे कैसे? देखिए रिजवान भाई, आपने अच्छा विषय बताया है। पूरे देश में खाली इसको मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्य, बीजेपी के राज्य इसको टुकड़े करके नहीं देख सकते। माननीय त्रिवेदी जी बहुत अच्छे एक्सपर्ट है आर्थिक मामलों के, उन्होंने संक्षेप में अपनी बात रखने का लेकिन अच्छे से बात समझाने का प्रयास किया है। और हमने सबने भी देखा कि ये वास्तव में वैश्विक संकट है, अकेले भारत का भी नहीं है। वैश्विक स्तर पे हमको पूरी एक नए सिरे से पूरी भूमिका बनानी पड़ेगी, नए सिरे से तैयारी करना पड़ेगी। लेकिन ये भी बात एक सही है कि ये एक चुनौती है तो एक अवसर भी है। जैसे कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कोट किया है और बाकी चीजों से भी दिख रहा है कि हमारे पास अभी जो वर्तमान संसाधन है, जिन संसाधनों से हम आगे बढ़ रहे थे, जिन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे थे, एक नया मार्केट भी मिलने को तैयार है, जो बहुत बड़े पैमाने पर चाइना से लेकर के कई सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़े बड़े ग्रुप हटना चाह रहे हैं, तो वो भारत में उनका भविष्य देख रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने कुछ समय पहले अपनी एक ग्रोथ हासिल की थी, एक नए रूप में वो आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ा था, तो चाइना पे एक तरह से ग्रहण लगेगा। और मैं आपको जैसे 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। आप देखिएगा कि जैसे कच्चा तेल का जो मामला बना है, और कच्चा तेल के मामले में जिस प्रकार से अमेरिका सहित बाकी लोगों ने अपनी कितनी कम कीमत पे देने की बात की, और वो भंडारण क्षमता भारत की है, और बड़े पैमाने पर भारत ने भंडारण करके एक तरह से वहां भी अपने आर्थिक रूप की संभावना ली है। एक बड़ा सेक्टर आयुर्वेद का आ रहा है, जिस प्रकार से ये महामारी का संकट बना है, और इसमें आगे चल करके हेल्थ सेक्टर में बहुत संभावना रहेगी, और हेल्थ में भी खास करके आयुर्वेद में जो संभावना बनेगी। अब ये अलग बात है कि इस दूसरी जो इंडस्ट्रियां हैं, दूसरे प्रकार से जो बहुत बड़ी संभावना वाला जो एक नया क्षेत्र है, इसमें कई सारे अर्थशास्त्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, कई लोगों से सुझाव लेना पड़ेंगे। हमारी वर्तमान जो परंपरावादी अर्थव्यवस्था थी, उससे हट करके आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, और उपलब्ध संसाधन के बलबूते पर भारत अपनी क्षमता से निश्चित रूप से अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने एक्सपर्टों की राय, अपने संसाधनों के मूल्यांकन और इन तमाम प्रकार के निर्णय से निश्चित रूप से प्रदेश और राष्ट्र पूरा आगे बढ़ेगा। और ये अच्छी एक तरह से चुनौती भी हमको है कि जिसके कारण से ये कष्ट तो है ही है, लेकिन इस से भारत हमेशा अपनी लाइन रखता आया कि जब जब चुनौती भारत केंद्र ऐसे समय में कोई मदद नहीं कर रहा है, राज्यों के सामने क्या विकल्प है, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में। और इसके साथ साथ विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, ये विपक्ष बार बार कह रहे हैं। और अभी भी आज भी राहुल गांधी ने जो बातचीत की अभिजीत मुखर्जी से, नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, और न्याय योजना उन्हीं की सोच थी। उन्होंने, अभिजीत मुखर्जी ने आगे बढ़कर यह भी कहा है कि अब गरीबों भर नहीं, और लोगों को भी सरकारों को धन उपलब्ध कराना चाहिए। जब वो धन होगा तो वो बाजार में खर्च करेंगे, अर्थव्यवस्था और जीडीपी को इससे सपोर्ट मिलेगा। और इनके साथ साथ
देश जिस स्थिति में जाएगा उससे उबरने में उसे मौका भी मिलेगा। कैसे देख रहे हैं? खास तौर से मेरा आपसे सवाल यही है, राज्यों के पास विकल्प क्या है? केंद्र उनका हिस्सा दे नहीं पा रहा है, राज्यों के पास पेट्रोलियम और शराब के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शराब, अगर हम मध्य प्रदेश पर अपेक्ष में बात करें तो लीगल कॉन्ट्रैक्टर शराब की दुकानें खोलना नहीं चाहते और सरकार चाहती है कि वो खोले। दिल्ली और अन्य जगहों पर जो हमने नजारे देखे हैं वो बेहद शर्मनाक, तो न सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत खतरनाक भी है ये सारी। कैसे देखते हैं, राज्यों के पास क्या विकल्प बचा? देखिए रिजवान भाई, मैंने अपनी बात विस्तार से बगैर लाग लपेट के सीधे सीधे रखने का प्रयास किया था कि जो परंपरागत हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उससे हट करके हमको बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और जिस ढंग का ढांचा बना उसमें प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों को जोड़ते हुए नए सिरे से इस पर आगे बढ़ने के लिए अपनी भूमिका बनाकर आज से लगभग 1 महीने पहले से उन्होंने विचार चालू किया है। अब ये एक अलग बात है कि जो वर्तमान हमारी व्यवस्था है, जैसे हम अब बात कर रहे हैं कि ये जो लीकर से आमदनी होती थी या बाकी चीजों से होती थी, तो लीकर की परेशानी जैसे आपने बताया है, ये विषय अलग हो सकता है कि लीकर के कारण से आए हैं तो लीकर के कारण बीमारी भी आती है, झंझट भी आएगी। तो अब हमको इससे परंपरागत वाली व्यवस्था से थोड़ा अलग हटके भी चलना पड़ेगा। कई कठोर निर्णय लेना पड़े तो लेना भी पड़ेंगे, लेकिन जो लंबे समय के लिए हमको विचार करना पड़ेगा तो वो भारत सरकार की समग्र राज्यों की फेडरल व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी और वो भी वैश्विक परिदृश्य में देखना पड़ेगा, उसको छोटे में नहीं। मैं आऊंगा एक बार और आपके पास, कुछ कहना चाहते हैं? जी रिजवान जी, मैं और मोहन यादव जी शायद पिछले कुछ महीने पहले एक चैनल पे डिबेट में साथ बैठे थे, तो उस समय भी ये बात मैं जब बोल रहा था कि हमको खाली खजाना मिला तो मोहन यादव जी को शायद बात बुरी लग रही थी। आज उसी बात पे मोहर लग रही है। देखिए, जुमले देना और बोल वचन करना आसान होता है, लेकिन सरकार और वो भी विजन के साथ चलाना एक अलग गतिविधि होती है। आज इस बात की ओर पूरी मोहर लग गई है कि ये मध्य प्रदेश आर्थिक कंगाली की दौर में है और 42 दिन का ये लॉकडाउन उस पर सोने पे सुहागा जैसा काम कर रहा है। हम लोग शायद, जो शशि जी बोल रहे हैं, जून का सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ओवरड्राफ्ट लेने के बाद शायद दे पाए तनख्वाहें या ना दे पाए, ये चीज साबित हो रही है। इसीलिए विचलित है सरकार। जब शिवराज जी ने शपथ ली 23 तारीख को, तो पहला ऑर्डर मंत्रालय जाके उन्होंने कोरोना पे मीटिंग नहीं करी थी, लीकर की दुकानें खोलने का आदेश जारी करा था। वो आदेश मैं आपको चाहेंगे तो भेज दूंगा। आज व्यापारी नहीं खोलना चाह रहा, उसकी बहुत बड़ी वजह है, शायद वो मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो लेटर आए इंदौर से और जबलपुर से, आज उन्होंने केस भी लगाया है हाई कोर्ट में, उसमें 14 घंटे उनको दुकान खोलने को मिलेगी। जब हमारी पिछली सरकार थी तो उसमें उन पे जो नए टेंडर हुए थे तो लगभग 25% इंक्रीज हुआ था, जिससे कि मध्य प्रदेश को 12,500 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला था। लेकिन अब वो लोग 14 घंटे में अपना रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाएंगे, उनकी बिल्कुल दिक्कत सही है। 14 घंटे के लिए वो खोलें, उसमें भी उनके हाथे बंद रहेंगे, उनके बाल बंद रहेंगे, जिससे उनको रेवेन्यू होगा। अब सरकार ये चाह रही है बिल्कुल रिजवान जी नहीं खुले। वो लोग उसके साथ ये बात भी माननीय हाई कोर्ट में लगाई है कि अभी कल देश ने देखा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की क्या धज्जियां उड़ी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जहां पर 10-10 किलोमीटर की लाइनें इस देश में। आपके पास कोई विकल्प है? बिल्कुल विकल्प है। देखिए रिजवान जी, अब आपने हो करके बिल्कुल कोरोना जब सर पे था, सरकार तो बना ली, लेकिन आपके पास ना नीति है, ना नियत है, ना विजन है, ना आर्थिक विजन है। तो आपको मध्य प्रदेश के विपक्ष के मुखिया जो कमलनाथ जी थे, उनके साथ अगर 2-4 घंटे बैठ जाएंगे तो मेरे को लगता है कि शिवराज जी को मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से उबारने में मदद मिलेगी। लेकिन बात वही है कि झुके क्यों? हम तो बोल वचन और टेलीविजन की सरकार चला रहे हैं। ये बातें कर रहे थे कल, जब सोनिया जी ने आदेश दिया कि हम देंगे, आप मजदूरों को बुलाइए, तो इन्होंने फौरन जल्दबाजी में, विपक्ष को इसका गेम नंबर ना मिल जाए तो आदेश जारी करेंगे, नहीं नहीं हम दे रहे हैं। हकीकत यह है कि आज भी एक वीडियो आपने भी देखा होगा, झाबुआ से एक बस चली रीवा के लिए, 2500 रुपए लोगों से लिए गए हैं, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं दिया गया है। मैं, आप बोलेंगे तो आपको भी भेज दूंगा, आप चैनल पे चला के दिखा दें। तो जमीनी हकीकत उससे उलट है।
आप टेलीविजन पे बोल दें कर दें, लेकिन आप ही की डिबेट में मैं पिछली बार भी था और आप ही के एक मैंने एंकर को दिया, भोपाल की स्थिति भी बताई, लोग भूख से मर रहे हैं। जब भूख और प्यास से मर रहे हैं तो आप खिलाने के लिए पीछे पड़े, जिनके घर कांच के होते हैं तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। आज जी तो शराब की मारने की तैयारी। थोड़ा अनुशासन का पालन कीजिए, मुझे आप उनके जवाब दें। मोहन यादव जी आप क्या कहेंगे? शशिकांत जी आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा इन सारे लोगों बातों पर, ठीक है, एक्सपर्ट कमेंट दूंगा जी। मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा इतना अच्छा विषय था रिजवान जी, मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जफर भाई को या तो तैयारी करके आना चाहिए या इनको इस विषय में तय करना चाहिए कि इनको कितना बोलना, कैसे बोलना। अगर ये आप बताएंगे तो सेंसर करेंगे। आपकी बात को मैं उठा रहा हूँ, आप बोल रहे थे मध्य प्रदेश का बंगाल समझता हूँ कि पहले अगर बताने में है पैसा तो चलाइए, समझ ले आगे बढ़े तो ज्यादा करेगा। इनका अपने जो ये जो प्रलाप करने की आदत पड़ी है, इसके कारण से अच्छे खासे सत्यानाश हो जाता है। मैंने एक बार कांग्रेस बीजेपी करने का प्रयास नहीं किया। विपक्ष आपकी गलतियां भी ना गिना है, सब सुनते रहे, फिर देश को बर्बाद करते रहे। किसी का कर भाई सरकार को छोड़ दिया, ये किस मुंह से बोल रहे हैं? इनको बोलने का भी अधिकार नहीं। राहुल गांधी की बात करें, जिस राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं होगा तो सरकार से मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेंगे। मुख्यमंत्री बन के बैठे 1.25 साल तक, चिंता नहीं, ठिकाने नहीं है। वो ऐसी बात करके कहां तक ले जाएंगे ये? अरे समझता हूँ अच्छे से विषय रखते हैं। हमको लगता है तोड़ना चाहिए, बोलने का मौका, कुछ भी बात करना। ये कोई अर्थव्यवस्था की बात हो रही है क्या? क्या इनकी डिबेट का स्तर है? किसी स्तर पर जाकर डिबेट करना चाहते क्या? इसको पता है इनने कहा बता दिया कच्चा तेल का माल अगर पाकिस्तान दुनिया निपटेंगे आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? विचार करने का एक सुझाव दिया हो तो बता दे, गलत तरीका। एक अच्छे विद्वान अपने साथ शशिकांत जी, उनके कम से कम उनके विचार सुन के उस पर आगे बढ़ जाए ना हो। अब तो समझ ले कि क्या मानना चाहिए। इतना जोर जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आएगी। उनको ये समझ में ये जो जिस ढंग से बात रखते हैं इनके किस स्तर से बात रखना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इनको नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं। मोहन जी व्यक्तिगत बातें छोड़कर अब इस विषय पर आ जाइए, ये चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? नहीं है, केंद्र कोई सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में अरे विपक्ष का तो पता ही नहीं चल रहा है। विपक्ष तो ताली बजा रहा है अपने बलास तली, सरकार गई तो हमारा काम खत्म हो गया। ये तो यार जी को थोड़ी देर ब्रेक कर दी आप लोग, ब्रेक कर। मोहन जी अपनी बात में बाद में आता हूँ। मोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए और जल्दी कीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वर्तमान के ऐसे संकट में, जो संकट में आर्थिक रूप से हमको समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। जीएसटी के समय बनी नीतियों पे दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक हमारे कौन कौन से स्रोत है उस पर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक रूप से भी समग्र रूप से बहुत भयंकर तैयारी की जरूरत है। ये कौन सी बात लेके बैठ गए समझ में नहीं आया। अरे तो 6 साल से अभी क्या कर रहे थे आप लोग आर्थिक रूप पे? हम बोल रहे थे जीडीपी 4.5 से कम है, जीडीपी इनका ये दुर्भाग्य है कि जो इस स्तर से लोगों को लाते हैं, कम से कम आप डिबेट में उनको बिठाइए जो थोड़ा समझे। उसकी डिबेट का स्तर कम होता है। अरे आर्थिक ज्ञान चाहिए, मुझे समझ आ रहा है, आप फंस गए हो। आप कुछ आप जानते हैं मेरे साथ चर्चा में बीच में टोकट आके नहीं होती। मुझे इतनी समझ है कि मैं जवाब ले सकूं। आप कहते हैं अभी जवाब ले लूंगा, लेकिन आप बीच में मत बोलिए। अगर आप अपने समय में बोलते हैं, दूसरे को मैं बोलने नहीं देता, तो आप भी दूसरे के समय में। कौन जी इस तरह से जीडीपी लगातार देश की गिरती रही, चुनौतियां बढ़ी थी। कोरोना संकट तो आज आया, लेकिन अर्थव्यवस्था तो पहले से ही बदहाल थी। हम
देखिए बेरोजगारी के इंडेक्स में उस स्थिति में खड़े थे कि अभूतपूर्व था। आजादी के बाद पहली बार इस स्थिति में थे हम। चुनौती थी हमारे सामने बड़ी, आर्थिक नीतियों पर बार बार सवाल उठते रहे। अब इस संकट के समय में ये सवाल है तो कैसे निपटेंगे इनसे? देखिए, भारत सरकार ने जब से सरकार बनाई है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिस ढंग से उनने अपनी नोट, जिस प्रकार से उन्हें नए प्रकार से अपना खुद की मेक इन इंडिया से लेकर के बाकी पॉलिसियां लेकर के सामने आए, जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर हमारे देशों से संबंध बने, और जिस ढंग से उन्होंने अपने मूल जो हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा होना चाहिए उस पर ले जाने का प्रयास किया है, वो वाकई चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन सफलता के साथ हमने उस दौर को पूरा किया है। आज के इस दौर में चूंकि अगर नया संकट आया है तो ये अब नई और एक दिशा बनेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पे, हमारे उपलब्ध संसाधन के बलबूते पर, हमारे अपने वित्त और तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं इनके सुझाव से हम न केवल अपनी भारत पे इस व्यवस्था का आगे बढ़ेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पे भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। शशिकांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? शशिकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शशिकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रिजवान जी, शशिकांत जी से अभी फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है। जैसे ही वो जुड़ते हैं हम आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश, सबसे बड़ा संकट यही है जी कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत लंबे समय से उसके सामने कई तरह की चुनौतियां थी जी। राज्य सरकारों के पास बहुत सीमित विकल्प है। जो अब टैक्स वसूली होती है वो केंद्र से रूट आउट होकर आती है जी, और उन वसूलियों में भी कुछ वसूली स्थगित कर दी गई है, और राज्य सरकारों के जो हिस्से हैं केंद्र सरकार लगातार लंबे समय से उन्हें हाथ बना रही जी कि हमें जब साधन उपलब्ध होंगे या हमारा सामर्थ्य होगा तो हम आपको देंगे। तो अब चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सरकार भरोसा लोगों को दिला रही है कि ऐसे समय में भी वो निपटेंगे इस संकट में, एकजुटता की उम्मीद भी जता जी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बड़ी है। विपक्ष को साथ में लेना चाहिए जी। और देश का बहुत ढेर सारा ब्रेन जी जो आर्थिक मोर्चे पर बहुत सफल लोग हैं, जी, जिन्हें बड़े इनाम मिले हैं, बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़े बड़ी जगह पर इनके दखल है, जी, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए ऐसे समय। और ऐसे समय में यदि हम आने वाले भविष्य और वर्तमान दोनों में सामने नहीं बैठा पाएंगे, जी। चुनौतियां और बढ़ेंगी और आर्थिक मोर्चे पर ढेर सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं और उम्मीद की जाती है कि इससे निपटने का कोई फॉर्मूला जरूर सामने आए। बिल्कुल सही कहा आपने। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है इस वक्त देश के हित के लिए। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष में भी कई ज्ञानी विद्वान लोग हैं। यदि वो सलाह देते हैं देश को इस संकट से उबारने का तो उनका सम्मान करना चाहिए और खुले दिल से, खुले हाथ से उन्हें आमंत्रित करना चाहिए कि वो आकर अपनी बात रखें। और यदि जो बातें हैं जो देश हित में सही फैसले हो सकते हैं उन्हें स्वीकारना भी चाहिए। ये सरकारों को करना चाहिए। रिजवान जी, बिल्कुल ये सरकारों को करना चाहिए जी। और आज के इस कार्यक्रम में हम जी आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल जी। चर्चा हालांकि हमेशा जारी रहेगी। विषय इतना गंभीर है कि जब तक ये संकट रहेगा समस्याएं भी नई नई सामने आएंगी और ये मौजूदा संकट से अब किस तरह से उभरेंगे और आने वाली समस्याएं और या चुनौतियां जो सरकारों के सामने हैं उनसे किस तरह से निपटने का जो रणनीति बनाई जाती है वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।